Explain the causes of the Great Depression with historical facts and events. Causes and effects. Let's use a simple diagram to make the relationship easier to see. इससे ओवरऑल पिक्चर ज्यादा क्लियर हो जाएगी। सबसे पहले ग्रेट डिप्रेशन को एक सिंगल इवेंट मत समझना। ये 1929 के आसपास स्टार्ट हुआ और फिर मल्टीपल प्रॉब्लम्स एक साथ चेन रिएक्शन की तरह स्प्रेड हुई। तो हम कॉजेज को लेयर्स में समझेंगे। इकोनॉमी की वीकनेसेस, 1929 का शॉक, और फिर पॉलिसीज और ग्लोबल इफेक्ट्स जो सिचुएशन को और डीप कर देते हैं। बैकग्राउंड वीकनेस नंबर 1, 1920s में ग्रोथ थी पर वेल्थ इवनली डिस्ट्रीब्यूट नहीं थी। जब इनकम का बड़ा हिस्सा रिच ग्रुप के पास कॉन्सेंट्रेट होता है तो मास डिमांड वीक रह जाती है क्योंकि एवरेज फैमिलीज उतना बाई नहीं कर पाती। इसका रिजल्ट होता है प्रोडक्शन बढ़ता है पर बायर्स कम पड़ते हैं। सेकेंड वीकनेस है ओवर प्रोडक्शन। इंडस्ट्रीज और फार्म्स दोनों ने आउटपुट बढ़ाया लेकिन डिमांड उतनी फास्ट नहीं बढ़ी। कंपनीज के वेयर हाउसेज भरने लगते हैं, प्राइसेस गिरते हैं और प्रॉफिट्स ड्रॉप होते हैं। ये वही मोमेंट होता है जब बिजनेसेस हायरिंग स्लो कर देते हैं या ले ऑफ स्टार्ट हो जाते हैं और इकोनॉमी और कूल डाउन हो जाती है। थर्ड वीकनेस थी डेट और इजी क्रेडिट कल्चर। 1920s में लोग और बिजनेसेस इंस्टॉलमेंट प्लान्स और लोन से कार्स, अप्लायंसेस और स्टॉक्स तक बाय कर रहे थे। जब इनकम या प्राइसेस में थोड़ा सा भी शॉक आता है तो लोन रीपेमेंट रुकती है, डिफॉल्ट्स बढ़ते हैं और बैंक्स पे प्रेशर आता है। यही प्रेशर बाद में बैंकिंग क्राइसिस को फ्यूल करता है। अब आता है मेजर ट्रिगर, 1929 का स्टॉक मार्केट क्रैश। इंपॉर्टेंट बात, क्रैश ने पैनिक क्रिएट किया और कॉन्फिडेंस तोड़ दिया। जब लोग और इन्वेस्टर्स फ्यूचर को रिस्की समझने लगते हैं तो स्पेंडिंग और इन्वेस्टमेंट दोनों रुक जाते हैं। ये कॉन्फिडेंस शॉक इकोनॉमी को सडनली स्लो कर देता है, इवन बियॉन्ड स्टॉक मार्केट। क्रैश के बाद प्रॉब्लम सिर्फ शेयर्स की वैल्यू नहीं थी। रियल डैमेज तब होता है जब बैंक्स और मनी सप्लाई हिट होती है। बहुत से बैंक्स रिस्की लोन्स और वीक रिजर्व्स के साथ चल रहे थे। जब बोरोवर्स डिफॉल्ट करते हैं और लोग अपना पैसा निकलने के लिए बैंक रन्स करते हैं तो बैंक्स कोलैप्स कर जाते हैं। और जब बैंक फेल होता है, लोगों की सेविंग्स वाइप आउट होती हैं, स्पेंडिंग और ज्यादा गिरती है। यहाँ एक पॉलिसी एंगल भी समझना जरूरी है। सेंट्रल बैंकिंग और मॉनेटरी डिसीजंस। अगर इकोनॉमी स्लो हो रही हो तो जनरली मनी फ्लो को सपोर्ट करना हेल्पफुल होता है, लेकिन अर्ली 1930s में मनी सप्लाई श्रिंक हुई और क्रेडिट टाइट हुआ, जिससे बिजनेसेस को लोन्स मिलना मुश्किल हुआ। रिजल्ट, मोर क्लोजर्स, मोर अनएम्प्लॉयमेंट एंड द डाउनटर्न बिकम्स डीपर। अब ग्लोबल फैक्टर है इंटरनेशनल ट्रेड पॉलिसीज। जब कंट्रीज टैरिफ्स बढ़ा देती हैं, जैसे स्मूथ हॉली टैरिफ इन द यूएस, तो इंपोर्ट्स पे रिस्ट्रिक्शंस आती हैं। रिस्पॉन्स में दूसरे कंट्रीज भी टैरिफ्स लगा देती हैं। इस ट्रेड वॉर टाइप सिचुएशन से ग्लोबल ट्रेड कोलैप्स होता है, एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज सफर करती हैं और रिसेशन वर्ल्ड वाइड स्प्रेड हो जाता है। एनवायरनमेंट और एग्रीकल्चर साइड से एक और ह्यूज हिट आता है, डस्ट बोल। ड्रॉट और पुअर फार्मिंग प्रैक्टिसेस की वजह से सॉइल इरोजन बढ़ गया, क्रॉप्स फेल हुई और फार्मिंग कम्युनिटीज का इनकम कोलैप्स हो गया। जब रूरल इकोनॉमी टूटती है तो सिटीज पे भी प्रेशर आता है क्योंकि माइग्रेशन बढ़ता है और जॉब्स ऑलरेडी स्कैर्स होती हैं। अब इफेक्ट्स को क्लियर चेन में देखो। बिजनेसेस की सेल्स गिरती हैं तो प्रोडक्शन कट होता है तो वर्कर्स ले ऑफ होते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता है तो स्पेंडिंग और गिरती है। ये विशियस साइकिल बन जाता है। इस टाइम पे सूप किचन्स, ब्रेड लाइन्स और वाइड स्प्रेड होमलेसनेस जैसे सीन्स कॉमन हो गए, showing how deep the crisis was for ordinary families. पॉलिटिकल और सोशल इफेक्ट्स भी सिग्निफिकेंट थे। गवर्नमेंट्स पे प्रेशर आता है टू एक्ट और यूएस में न्यू डील प्रोग्राम्स आते हैं रिलीफ, रिकवरी और रिफॉर्म को टारगेट करके। बैंकिंग रेगुलेशंस, पब्लिक वर्क्स जॉब्स और सोशल सेफ्टी मेजर्स स्ट्रॉन्गर बनते हैं। ये समझना इम्पोर्टेंट है, पॉलिसीज डायरेक्टली कॉज नहीं थी, बट रिस्पॉन्स में सोसाइटी और गवर्नमेंट का रोल परमानेंटली चेंज हो गया। रैप अप, ग्रेट डिप्रेशन का बेस्ट एक्सप्लेनेशन एक मैप जैसा है। पहले इकोनॉमी फ्रैजाइल थी, अनइक्वल वेल्थ, ओवर प्रोडक्शन, डेट। फिर 1929 क्रैश ने कॉन्फिडेंस तोड़ दिया। बैंकिंग फेलियर्स, टाइट क्रेडिट, टैरिफ्स और एनवायरमेंटल डिजास्टर ने डाउनटर्न को डीपन और एक्सटेंड किया।
अगर तुम एग्जाम में लिख रहे हो तो कॉजेस को कैटेगरीज में प्रेजेंट करो और हर कैटेगरी का क्लियर इफेक्ट चेन जरूर कनेक्ट करो। बस यही स्ट्रॉन्ग हिस्टोरिकल एक्सप्लेनेशन बन जाता है।